chartered accountant by profession and a professor by passion. I have a fabulous and wonderful grip on law. That's the reason I've been teaching law and BCR from so many years now. I've uploaded nearly 700 plus videos on various different YouTube channels and Unacademy Learning Hub combined. So please take out time and check out all those videos that I've uploaded till date. Also do join our Telegram channel. Link is in the bio. Also please enroll for Plus. वहाँ पे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, सारे बेनिफिट्स है. अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो वहाँ पे पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी आपको मिलेगी. आप अगर प्लस लेना चाहते हो तो 3, 6, 12, 24 ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. सी आदर्श ये यूज़ करने से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा. आइकॉनिक में 6, 12, 24 ये ऑप्शंस है. यहाँ पर भी सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. दोस्तों मिशन सक्सेस बैच अभी अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है. अभी भी आप इसको ज्वाइन करके अपना सक्सेस अश्योर कर सकते हो इन अपकमिंग एग्जाम. और अगर आप लोगों ने लक्ष्य मिशन बैच नहीं भी किया है तो भी अभी आप प्लस ले सकते हो फॉर RTP, MTP, PYQ प्रैक्टिस सेशन बैच. जो पूरा बाहुबली परिवार, जितने भी लोग आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे लोग मिलकर हम आपका ये प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं, जिसमें मैं PYQs कवर करवाऊंगा एकदम एग्जाम लाइक सिचुएशन में. बहुत यूनिक वो होने वाला है. जरूर उसको चेकआउट जरूर कर लेना. मिशन सक्सेस का टाइमिंग आपके सामने नजर आ रहा है आप लोगों को. मैं एवरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 12:20 to 1:50 ये क्लास लेता हूं. चलिए दोस्तों, आज हम आ चुके हैं रिवीजन करने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था तो मैंने सोचा आज इसका मैं कर देता हूँ. बहुत दिन से पेंडिंग है. हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है. परफॉर्मेंस, ब्रीच और कॉन्टिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा रिवीजन बाकी है. तो मैं आज यूनिट 4 का रिवीजन यहाँ पर ले रहा हूँ. तो दोस्तों इस यूनिट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि ये परफॉर्मेंस करता कौन है, जॉइंट लाइबिलिटी, जॉइंट प्रॉमिसर और प्रॉमिसेस की राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होता है, what is the time and place for performance of promise, what should be the how should a reciprocal promise be performed, or what about agreement to do impossible acts. फिर appropriation of payment के बारे में, contracts which need not be performed के बारे में, discharge of joint contract के बारे में, discharge of a contract के बारे में. तो ये सारी चीज़ें हमने इस यूनिट के अंदर देखी. सबसे पहले आ जाते हैं भाई ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज पे. सबसे पहली बात, एकदम लॉ एकदम क्लियर बोलता है, सेक्शन 37 बोलता है कि जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया है वो पार्टी अपना रिस्पेक्टिव प्रॉमिस परफॉर्म करे. ये हम अज्यूम कर लेते हैं. मतलब promises binds the representatives of the promisers in case of death as well. तो अगर आपने प्रॉमिस किया, सिर्फ एग्जाम्पल मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया और उनकी डेथ भी हो जाती है तो डोंट वरी, unless the contrary intention appears from the contract, the legal representative of the deceased person are going to continue the contract. So once a contract is made, it is absolute that you will have to perform the contract. सो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया है दैट इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन विच सबसिस्ट अंटिल डिस्चार्ज. जब तक आप अपना काम कर नहीं देते ना, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जान खाते बैठेगा. तो ये जो ऑब्लिगेशन होता है ये एब्सोल्यूट होता है. ये बिल्कुल आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते. आपको एक बार आपने प्रॉमिस किया तो आपको परफॉर्म करना ही करना है. अदरवाइज जो मैंने बताया आपको यूनिट 5 के सब चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी और आप पे पेनल्टी और डैमेजेस अप्लाई हो जाएंगे. तो इट इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू आइदर परफॉर्म इट और ऑफर टू परफॉर्म. अब यहां से मुझे दो चीजें समझ में आई. एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा होता है ऑफर टू परफॉर्म. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड ऑफर टू परफॉर्म. सी फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से 5 लाख रुपए लोन लिया है और बोला कि 1 महीने बाद मैं वापस कर दूंगा. एक्स ने 1 महीने बाद पैसे वापस कर दिए. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सी फॉर एग्जाम्पल, आपने पिज्जा ऑर्डर किया पिज्जा हट से. पिज़्ज़ा हट से आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. पिज़्ज़ा वो लेकर पिज़्ज़ा हट वाला आपके दरवाजे पर आ गया, आपको कॉल कर रहा है, बेल रिंग कर रहा है. आप जानबूझकर अंदर दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो. आपने वो एड्रेस दिया, आपने टाइम दिया, आपने मोबाइल नंबर दिया और वो सही एड्रेस पे सही टाइम पे सही पिज़्ज़ा लेके उस जगह पर खड़ा है, नॉक कर रहा है, डिलीवरी देने की कोशिश कर रहा है. आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. यहां पर बोला जाता है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी इसको बोला जाता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब आगे वाला पार्टी अपना काम कर रहा है, आप उसका काम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. इसको बोलते हैं ऑफर ऑफ परफॉर्म. दोनों ही केस में याद रखना, ऑफर ऑफ परफॉर्म के केस में भी और एक्चुअल परफॉर्मेंस के केस में भी द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज. ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के केस में जो अदर पार्टी है उसको नॉन परफॉर्मेंस के लिए आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बिकॉज वो तो पिज्जा लेके खड़ा था, आपने ही पिज्जा एक्सेप्ट नहीं किया. लेकिन जो ऑफर टू परफॉर्म है उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. 3 कंडीशन है. सबसे पहला, अनकंडीशनल परफॉर्मेंस होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि पिज्जा आप लेकर आए और बोले कि नहीं 100 रुपए टिप दो तो ही पिज्जा दूंगा, तो ये कंडीशनल परफॉर्मेंस है. दिस इज नॉट एन ऑफर टू परफॉर्म. प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए. पिज्जा मैंने घर पे बुलाया, वो ऑफिस में डिलीवर नहीं होना चाहिए, घर पे ही डिलीवर होना चाहिए. जिस टाइम पे बुलाया, सुबह बुलाया तो सुबह ही आना चाहिए. ऐसा नहीं कि रात में 2 बजे वो पिज्जा लेकर आ रहा है.
एंड थर्ड, अगर आप डिलीवरी करना चाहते हो, किसी चीज का डिलीवरी करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अदर पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो चेक करे कि उसने जो ऑर्डर किया वही उसको मिल रहा है। ऐसा ना हो कि आपने पनीर ऑर्डर किया, आपको कुछ और कॉर्न वाला पिज्जा मिल रहा है। सो दैट शुड नॉट हैपन। सो अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हो तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड रहेगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा और आप नॉन परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार नहीं कहलाओगे। फिर आती है बात effect of refusal of party to perform only. Sir, what will happen if the party themselves refuse to perform or disable themselves from performance? इसको कहा जाता है, बोलो, वेरी गुड, हमने आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, इसको कहा जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आइदर टू डिस्चार्ज, मतलब ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्चार्ज एंड क्लेम डैमेजेस, और मतलब रेपुडेट, आप उसको समझ सकते हो, और दूसरा यू कैन कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन द ड्यू डेट, जब एक्चुअल बोलते हैं ना वहाँ पे ब्रीच होगा, एंड दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन क्लेम द डैमेजेस। बट उसकी सारी डिटेल्स हम लोग जब यूनिट 5 रिवाइज करेंगे तो और डिटेल में उसमें जाएंगे, ठीक है। देन ये इसके बाद आता है बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। अब ये बड़ा सिंपल है सर नॉर्मली अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में अलग से लिखा नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि इट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू परफॉर्म देमसेल्फ। मतलब यूजुअली हम अज्यूम करते हैं कि प्रॉमिसर हिमसेल्फ इज गोइंग टू परफॉर्म द प्रॉमिस, या अगर प्रॉमिसर का डेथ हो जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव या वो प्रॉमिसर चाहे तो उसके जीवित रहते ही कोई कंपिटेंट पार्टी को भी परफॉर्म करने के लिए अप्लाई, मतलब वो बोल सकता है कि भाई तू मेरा एम्प्लॉय, तू मेरा एजेंट है, तू परफॉर्म कर दे। तो यूजुअली स्पीकिंग प्रॉमिसर हिमसेल्फ विल परफॉर्म, एंड स्पेशली व्हेन पर्सनल स्किल और डिलीजेंस इज इन्वॉल्व, और कोई अगर पर्सनल कॉन्फिडेंस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फाउंड हुआ है बिटवीन द पार्टीज, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉमिसर हिमसेल्फ मस्ट परफॉर्म, वो किसी और को नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर हूँ और एक पेशेंट आया है मेरे को बोलता है सर मुझे आपसे ही ऑपरेशन कराना है, मैं अपने असिस्टेंट को नहीं भेज सकता परफॉर्मेंस करने, बिकॉज ये पर्सनल कॉन्फिडेंस पे बिल्ड हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मेरे स्किल्स पे भरोसा है, मेरे पर्सनल डिलीजेंस पे भरोसा है, उसको मेरे असिस्टेंट पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मुझे खुद ही परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर मैं किसी एजेंट से भी परफॉर्मेंस करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं गुड्स बेचता हूँ, आप मेरे पास आए, मुझसे आपने कुछ फर्नीचर खरीदा, मैंने कहा ठीक है फर्नीचर मैं पहुंचा दूंगा, तो मैं खुद जाकर आपको डिलीवरी नहीं करूंगा, मैं अपने किसी एम्प्लॉय को भेजूंगा, वो डिलीवरी करेगा। सो एजेंट कैन ऑल्सो परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देखो भाई, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल, पर्सनल कंसिडरेशन पे अगर डिपेंडेंट है, तो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द प्रॉमिसर द कॉन्ट्रैक्ट इज गॉन, वॉइड हो जाता है, इट कैन नॉट बी परफॉर्म। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल और पर्सनल कंसिडरेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इवन इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डाइज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर लायबल टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। बट एक बात याद रखना, आपका जो लाइबिलिटी रहेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, वो लिमिटेड रहेगा अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम। फिर आता है सर थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को लोन दिया, बी का दोस्त है मिस्टर सी, उसको समझ में आ रहा है कि यार बी तो लोन चुका नहीं पाएगा, तो मिस्टर सी ने जाके लोन चुका दिया ए के पास और ए ने एक्सेप्ट कर लिया। सो ये थर्ड पार्टी है। अब चाहे बी को पता हो या ना पता हो, अगर आप थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस कर रहा है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये एब्सोल्यूट है, जितना परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी ने किया उतने के लिए जो हमारा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख का लोन था बी का और ए का, और बी चुका नहीं पा रहा था, उसमें से 80,000 सी ने चुका दिए, तो 80,000 रुपए के लिए अब बी लायबल नहीं है, ओनली 20,000 रुपीज के लिए यू कैन हेल्ड हिम लायबल। तो promisee accept performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce the same against the promiser. Performance by a stranger, if accepted by the promisee, results into discharging of the promiser. फिर इसके बाद मैं गया था परफॉर्म, मैंने आपको बता दिया बैलेंस के लिए आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन पूरा 1 लाख नहीं मांग सकते, अब सिर्फ आप 20,000 के लिए ए कैन क्लेम अपॉन बी। जॉइंट प्रोमिसेस, जॉइंट प्रोमिसेस का बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है। सर व्हाट इफ 3 पीपल बोरो जॉइंटली फ्रॉम अ पर्सन, ए बी सी ने मिलके डी से लोन लिया, तो ऑल ऑफ देम जॉइंटली मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस, यानी कि ए बी और सी तीनों को चुकाना पड़ेगा। सर व्हाट इफ ए डाइज, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए अलॉन्ग विद बी एंड सी। What if all of 3 of them die? Legal representative of all of them must perform the promise, but they will have to perform the promise. Okay, एक और इसमें आपको मैं बात बता दूं, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, मैं वापस यहां पर आऊंगा। क्या एक बार जॉइंट प्रॉमिसर का चालू किया तो कंप्लीट कर लेते हैं। जॉइंट लाइबिलिटीज जो होती है वो सारे लोगों की होती है ड्यूरिंग देयर लाइफ्स। इन द इवेंट ऑफ डेथ उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कवर करते हैं, और इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ऑल द पार्टनर, ऑल द पर्संस, सारों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइंटली परफॉर्मेंस करते हैं। एक और बार आपको बता दूं कि व्हाट इफ ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे,
सेक्शन 43 कहता है कि द प्रोमिसी में कंपेल एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द होल प्रॉमिस। मतलब ए, बी और सी ने मिलकर लोन लिया है डी से, डी जो है सिर्फ ए को पकड़ के पूरा अमाउंट ए से रिकवर कर सकता है। लेकिन सर ए को तो 130 देना था, आप उससे पूरा क्यों ले रहे हो? कोई बात नहीं, एक अगला सेक्शन जरा ध्यान से पढ़ना। एवरी प्रोमिसर हैज अ राइट टू कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर प्रोमिसर्स। ए क्या करेगा, अपना हिस्सा तो काट लेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा उसने बी और सी के लिए पे किया है वो रिकवर कर लेगा फ्रॉम बी और सी। सर व्हाट इफ मिस्टर सी बिकम्स इंसॉल्वेंट? उसका जो लॉस है वो ए और बी इक्वल प्रपोर्शन में झेलेंगे। उसका जो लॉस है वो इक्वल प्रपोर्शन में वो लोग झेलेंगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, ए, बी और सी ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया था डी को 3 लाख रुपए। डी किसी एक को कंपेल कर सकता है, ए या बी या सी, 3 लाख रुपए के लिए। ठीक है, अब से फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी ज्वाइंट प्रॉमिस है टू पे 3 लाख, सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, so A may be compelled to pay the whole and A is entitled to receive 1,50,000 from B। सर 1,50,000 कैसे, 1 लाख ही लेना चाहिए था? नहीं, ये जो मिस्टर सी पे नहीं कर पा रहा है ना, उसका 1 लाख भी आधा आधा करके ए और बी को झेलना पड़ेगा, यानी 50,000 ए को झेलना पड़ेगा, 50 बी को। तो ए का लाइबिलिटी तो पहले था ओरिजिनल 1 लाख और ये एडिशनल आ गया 50, 1.5 लाख ए देगा, 1.5 लाख बी देगा। अंडरस्टूड? फिर इसके बाद जॉइंट प्रोमिसेस की, हाँ इनकी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। हाँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर? से फॉर एग्जांपल डी ने मिस्टर सी को रिलीज कर दिया कि जा भाई मैं तेरे से पैसा नहीं लूंगा। इट डज नॉट मीन दैट ही गोज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी से अगर आप पैसा ले रहे हो तो तीनों पार्टीज इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें सी से भी ये लोग कंपेल कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जॉइंट प्रोमिसी का भी मैंने आपको बताया था, राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिस भी सेम है, एग्जैक्टली द सेम है कि जॉइंट प्रोमिस को से फॉर एग्जांपल ए, बी और सी ने मिलके डी को लोन दिया है, इस केस में कोई भी ए, बी या सी ये लोन वापस ले सकता है, मांग सकता है। अगर ए, बी और सी की किसी की डेथ होगी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सर्वाइविंग अलोंग विद अदर पर्संस कैन आस्क फॉर द मनी बैक। और व्हाट इफ ऑल थ्री ऑफ देम डाइड, ए, बी, सी, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल रिसीव द मनी बैक फ्रॉम मिस्टर डी। तो यहां पर भी सेम है। इसके पहले जो हमने छोड़ा था वो पढ़ लेते हैं, फिर हम जाएंगे टाइम ऑफ परफॉर्मेंस में। ठीक है, बीच में मैंने आपको ये चीज छोड़ दी थी, कौन सी? जॉइंट प्रोमिसर। क्या एक बार चालू किया तो पूरा एक साथ करने का, इसलिए व्हाट अबाउट सक्सेशन एंड असाइनमेंट? दोस्तों दो चीजें आपको समझना जरूरी है, सक्सेशन और असाइनमेंट। सक्सेशन हैपेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सक्सेशन का मतलब होता है कि पिता की मृत्यु के बाद बच्चे उनका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। इस केस में बोथ बर्डन एंड बेनिफिट आर पास्ड ऑन अपॉन द लीगल हेयर्स। सक्सेशन के अलावा एक और कंसेप्ट होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट ये प्रोसेस ऑफ लॉ से नहीं होता, ये एग्रीमेंट से होता है और इसमें ओनली बेनिफिट्स आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पार्टी। फॉर एग्जांपल ए ने लोन दिया है बी को और बोला कि इसका रीपेमेंट आप सी को कर देना। ए ने लोन दिया है बी को, रीपेमेंट होना चाहिए था बी को, लेकिन ए ने खुद बी ने रीपेमेंट करना चाहिए था ए को, लेकिन ए खुद से बोल रहा है कि डोंट रीपे इट बैक टू मी, रीपे इट बैक टू मिस्टर सी। तो मतलब A has assigned the benefit out of the contract to Mr. C. Only benefits can be assigned under assignment. But succession में क्या होता है? Say for example A ने लोन दिया B को, correct? A died. So A के legal representative will receive the loan, correct? अगर इसके साथ कोई obligation भी होता तो ऑब्लिगेशन भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए के पास चला गया था। फॉर एग्जांपल ए और बी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए बोला है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे फर्नीचर देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट से पहले ए की डेथ हो गई, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए विल रिसीव द फर्नीचर एंड दे विल हैव टू पे द अमाउंट ऑफ 1 लाख टू मिस्टर बी। तो ऑब्लिगेशन एंड राइट्स दोनों पास ऑन होते हैं सक्सेशन में, सिर्फ राइट्स पास ऑन होते हैं असाइनमेंट। ओके सर, व्हाट इज द डिफरेंस? आपको मैंने बता दिया डिफरेंस भी। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस मैंने आपको पढ़ा दिया। अब चलता है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ सेक्शंस है ना, ये एक साथ मैंने पढ़ा दिया ताकि वो ना लिंक रहता है और ये एग्जाम में भी आता है जॉइंट। हाँ, अब आते हैं हम टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। कुछ सीरीज ऑफ सेक्शंस हम देखेंगे, 46, 47, 48, 49, 50। ये 5 सेक्शंस अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, what will be the time for performance where no application is to be made and no time has been specified? Sir, performance should happen within reasonable time. Now what is the reasonable time? Will depend upon facts and circumstances of each case. What will be the time and place of performance of the promise where time is specified but application is not required? अगर टाइम स्पेसिफाइड है, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इस केस में द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म ऑन द गिवन टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। आई एम सॉरी, मुझे लगता है आप लोगों को कुछ कंटेक्स्ट की इसमें जरूरत हो सकती है। से फॉर एग्जाम्पल
what will be the time for performance where no application is to be made and no time has been specified. मैंने आपको बोला कि भाई मैंने फोन किया ग्रोसरी स्टोर में, कहा कि मुझे 1 लीटर दूध डिलीवर करवा दो घर पे, तो यहाँ पर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है ना, और कुछ ऐसा एप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं, बस ऐसा नहीं एप्लीकेशन करने इन द सेंस मुझे बार बार वहां पे जाके फोन नहीं करना है कि हाँ आई एम रेडी फॉर द परफॉर्मेंस, प्लीज परफॉर्म, मुझे बार बार बोलना नहीं है. इन दिस केस द अदर पार्टी शुड परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम. फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ऑर्डर किया तो आज 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में दूध आ जाना चाहिए, डिलीवर हो जाना चाहिए. मैक्स 1 दिन लगा दे भाई डिलीवर करने. 1 साल बाद, 6 महीने बाद आप दूध डिलीवर करके, सर आज से 6 महीने पहले आपने कॉल किया था दूध डिलीवर कराने का, so that is not a reasonable time and hence that performance is not valid. दूसरा केस में था टाइम दिया हुआ था. फॉर एग्जाम्पल आप गए किसी सीए के पास, आपने उनको डॉक्यूमेंट दिया और आपने कहा 30 तारीख के पहले रिटर्न फाइल कर देना. अब वो 30 तारीख के पहले रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन कब? विद इन यूजुअल बिजनेस आवर. ऐसे नहीं कि वो रात में 1 बजे या 2 बजे आपको फोन कर रहा है कि अरे चलो ना, ऐसा नहीं होता. तो इन दिस केस ही विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम बट ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स. ओके. फिर आता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस में एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टन डे टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है और आपको 15 तारीख का सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिल गया है, तो भाई इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस. आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के क्लिनिक में सुबह 10 बजे 15 तारीख को, विद इन प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एट द प्रॉपर प्लेस आपको जाना पड़ेगा, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में जाना पड़ेगा, तभी वो डॉक्टर अपना परफॉर्मेंस आपको दे पाएगा. आपने अपॉइंटमेंट ली ना डॉक्टर की 15 तारीख 10 बजे उसके क्लिनिक में, तो आपको 15 तारीख 10 बजे उसके क्लिनिक में जाना पड़ेगा, तभी वो परफॉर्मेंस हो पाएगा. फिर है व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस हैज बीन फिक्स्ड. एप्लीकेशन भी नहीं करना है, प्लेस फिक्स नहीं. अगर आपने से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस डिजिटल से टीवी खरीद ली, आपको डिलीवर करने वाले थे, आपने उनको एड्रेस देना आप भूल गए, अब क्या होगा? तो प्रॉमिसर रिलायंस डिजिटल आपको कॉल करके पूछेंगे कि सर आपने हमसे टीवी ली थी, कौन सी प्लेस पे कौन से टाइम पे आपको चाहिए. So it will be duty of the promisor to apply to the promisee to appoint for a reasonable place for performance of the promise. Okay. फिर आता है परफॉर्मेंस इन अ मैनर प्रिस्क्राइब इन द कॉन्ट्रैक्ट. अगर सब कुछ प्री डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट तो लॉ सेज की परफॉर्म इन द मैनर डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. अब आता है परफॉर्मेंस के रेसिप्रोकल प्रॉमिस. रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते साइमल्टेनियस प्रॉमिस. इस हाथ ले इस दे, ये प्यार का है दस्तूर, दिल का सौदा दिल से हो तो इश्क में आए नूर. भाई इधर मैंने बोला कैश ऑन डिलीवरी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, आप डिलीवर करो मैं आपको कैश दूंगा तुरंत, फिट्टूस आप अपने घर में अपने घर. सेक्शन 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 8 सेक्शन है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के. पहला सेक्शन नंबर 51, प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस एंड अंटिल द रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग विद द परफॉर्मेंस. आपने पिज्जा कैश ऑन डिलीवरी मंगाया, पिज्जा हट से पिज्जा लेकर वो आ गया, आपने उसको कहा मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले. वो बोलेगा फिर मैं आपको पिज्जा भी नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लो. रेसिप्रोकल प्रॉमिस है और आप अपना परफॉर्मेंस करने से मना कर रहे हो, तो मैं भी अपना परफॉर्मेंस करने से मना कर सकता हूं. नाउ व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. सर देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस प्रीफिक्स्ड होना चाहिए इन द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई पहले वो करेगा फिर मैं. अगर प्रीफिक्स नहीं है तो इट शुड बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर इन विच इसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानीपुरी वाले के जाते हो, पहले आप पानीपुरी खाते हो फिर आप पैसा देते हो, ये इसका नेचुरल वे ऑफ ऑर्डर है, नेचुरल ऑर्डर है ऑफ थिंग्स, करेक्ट, उस वे में होना चाहिए. तो प्रीफिक्स्ड है तो प्रीफिक्स वे में करो, अगर फिक्स नहीं है तो नेचुरल वे ऑफ थिंग्स में करो. फिर आता लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट. अब मेरे को एक बात बताओ, आपने ओला उबर से ट्रैवल किया होगा, यहाँ पे ओला उबर का ऑफर नहीं. मेरे को बताओ आपने ओला से कैब बुक किया, आप कैब में जाके बैठे, उसने आपको पूछा सर ओटीपी बताइए फिर मैं राइड स्टार्ट करता हूँ. आपने कहा नहीं, आई विल नॉट शेयर माई ओटीपी. अब आप अगर ओटीपी शेयर नहीं करोगे तो वो गाड़ी राइड स्टार्ट नहीं कर पाएगा, गाड़ी चला नहीं पाएगा. तो वो अब आप उसको, यू आर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ he will not be liable for non-performance. The contract will be voidable and in fact the taxi driver is going to claim a compensation from you. फिर effect of default as to that promise which should have been performed first in a contract consisting reciprocal promise. Say for example आपको कुरियर करना है, सी आदर्श जोशी को केक कुरियर करना है टीचर्स डे पे. आपने कुरियर एजेंसी को बोला कि मैं आपको केक भेजूंगा, आप आदर्श जोशी सर के घर पहुंचा देना. आपने उसको केक दिया ही नहीं, अब वो क्या पहुंचाए मेरे घर पे, हवा. तो भाई रेसिप्रोकल प्रॉमिस था, आपने अपना पार्ट पूरा नहीं किया इसलिए वो अपना पार्ट पूरा नहीं कर पाया. इन दिस केस इट इज हेल्ड कि भाई
आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते फॉर नॉन परफॉर्मेंस बिकॉज यू हैव नॉट डन योर पार्ट बिफोर। एक और एग्जांपल ले लो, अगर आपको मोबाइल ठीक करवाना है तो पहले मोबाइल डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आपने मोबाइल डिलीवरी नहीं किया उसको तो वो ठीक कहां से करके देगा। सो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फिर व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म इन द टाइम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट वेयर टाइम इज एसेंशियल। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने ब्रोकर को कहा कि रिलायंस के शेयर अभी के अभी परचेस कर लो, उसने एक हफ्ते बाद परचेस किए, क्या मैं ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करूंगा? नहीं। वाई? बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट टाइम वाज एसेंशियल। शेयर्स का वैल्यू चेंज होता रहता है हर एक दिन, हर एक सेकंड। आप एक हफ्ते बाद परचेस कर रहे हो, मैंने जब बोला तो शेयर का वैल्यू था 4000, अब हो गया 6000। आई शुड नॉट एक्सेप्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो अगर या इस केस में इनफैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल ऑफ कोर्स एंड आई विल बी एबल टू क्लेम अ कंपेंसेशन फ्रॉम माय ब्रोकर। सर व्हाट इफ द टाइम इज नॉट एसेंशियल? अगर टाइम इसेंशियल नहीं है देन द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बिकम वॉइडेबल एंड इट विल बी वैलिड। हाँ, लेकिन आप चाहो तो कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो, आप चाहो तो कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो, उसका आपको नोटिस देना पड़ेगा और आप कंपेंसेशन ले सकते हो। सर अगर व्हाट इफ आपने एक गार्डनर को बुलाया आपके घर पे फॉर गार्डनिंग सर्विस ऑन वेडनेसडे, वो आया है थर्सडे को, तो भाई देखो टाइम इसेंशियल नहीं था, वो लेट आया, अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो बाद में मैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं कर सकता, इट विल नॉट बी वॉइडेबल एनी मोर। अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि भाई वेडनेसडे को बुलाया था तो फ्राइडे आ रहा है, स्टिल आई एक्सेप्टेड, बाद में मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे वैसे तो देखा जाए तो मैं इस पर कुछ उससे कंपेंसेशन भी क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं कंपेंसेशन क्लेम करूं तो वाइल एक्सेप्टिंग द लेट परफॉर्मेंस मैंने उसको एक नोटिस देना चाहिए था कि देख भाई, देखो मैंने वेडनेसडे बुलाया था, तू आज फ्राइडे को आया है, तो अब मैं 100 रुपए तेरे फीस में से काटूंगा लेट परफॉर्मेंस के। और नोटिस अगर आपने दिया रहा तो ही आप उसको क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर कैसे पता चलेगा कि टाइम इसेंशियल हो? सो बिजनेस वर्ल्ड में हमेशा टाइम इसेंशियल होता है। अगर आप गोल्ड सिल्वर शेयर्स या ऐसे कुछ ट्रेड कर रहे हो तो ऑफकोर्स टाइम इसेंशियल होगा। मॉर्गेज बॉन्ड में जो टाइम फिक्स होता है वो इसेंशियल नहीं होता। अगर आप लैंड का सेल और परचेस करें वहां पर भी टाइम एकदम स्ट्रिक्टली नहीं देखा जाता, बट रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए। ओके, ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। What about agreement to do impossible act? Sir, any agreement to do impossible act is void in itself, चाहे आपको उसके बारे में पता हो या ना पता हो, है ना। What about contract becoming impossible afterwards? Still the answer is same, it becomes void. Okay, now say for example where one person has promised to do something which he knew or with reasonable reason might have known and with the promise he did not know to be impossible. एक पार्टी को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल है, दूसरे पार्टी को नहीं पता। ओके, सो इस केस में क्या होगा, जिस पार्टी को नहीं पता है वो कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकता है फ्रॉम द नोन पार्टी। जिसको पता है ना कि ये इंपॉसिबल है, फॉर एग्जांपल मेरी गाय मर चुकी है फिर भी मैं आपको बेचने की बात कर रहा हूं, मुझे पता है गाय मर चुकी है फिर भी मैं आपको बेचने की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस केस में दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। आपको पता नहीं है, आपको लगा गाय जिंदा होगी, तो अब बाद में क्या होगा, मैं आपको बोलूंगा सॉरी भाई गाय तो मरी है, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, बट यू विल बी एबल टू क्लेम अ कंपेंसेशन फ्रॉम मी बिकॉज मुझे पता था इंपॉसिबल है फिर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए नाउ इन दिस केस यू कैन क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम मी। ओके, इंपॉसिबिलिटी दो तरह की होती है, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त से ही इंपॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू सेल हॉर्स, ए का हॉर्स ऑलरेडी डेड था उस टाइम पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये इनिशियल इंपॉसिबिलिटी, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट हैपन। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में बीफ बैन है, हम सबको पता है बीफ बैन है, फिर भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बीफ बेचने का, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, वॉइड है, इलीगल है एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी? सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी के सो पहले एक काम करते हैं, सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी से पहले एक और बात मैं इनिशियल इंपॉसिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। अ हिंदू हु इज ऑलरेडी मैरिड is contracting to marry again Miss B without divorcing his first wife. This is impossible to perform as it is against law and hence it will be void, और उसको initial impossibility बोलते हैं। Initial impossibility अगर known है to the parties, the contract will be void. Even if it is not known to the parties, if unknown to the parties, the contract will still remain void. And if it is known to promisor only and not to the promisee, the contract will still remain void, but promisee will be entitled to compensation.
कॉन्ट्रैक्ट हर केस में वॉइड होने वाला है, बट अगर एक पार्टी को पता है दूसरे को नहीं पता है, ठीक है, उस केस में जिसको नहीं पता वो कंपेंसेशन ले सकता है, बाकी दोनों को पता है तो भी वॉइड रहेगा, दोनों को नहीं पता तो भी वॉइड रहेगा। देन आता है सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी। सर सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी मतलब ऐसी इंपॉसिबिलिटी जो बाद में आई है। फॉर एग्जाम्पल आपने महाराष्ट्र में बीफ सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपके कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बीफ पे बैन आ गया ना, आपको नहीं पता था ना कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बैन आ जाएगा, बाद में आया। सो दिस इज सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, इसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी। ओके, इससे भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली वॉइड ही होता है। Then reciprocal promise to do certain things that are legal and certain things that are illegal. Say for example आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको 5 लाख में घर बेचूंगा, लेकिन अगर आप उसको गैम्बलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो मैं 7,50,000 और लूंगा। नाउ इन दिस केस फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख वाला इज वैलिड, बट दिस 7,50,000 वाला जो गैम्बलिंग वाला पार्ट है दैट विल बी वॉइड। तो पार्टली वैलिड पार्टली वॉइड। व्हाट अबाउट अल्टरनेटिव प्रोमिसेस? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि आई विल पे यू 1 लाख, उसके बदले आप चाहे तो मुझे ड्रग्स दे दो या राइस दे दो। तो राइस वाला जो अल्टरनेटिव प्रॉमिस है वो करेक्ट है, लेकिन ड्रग वाला जो प्रॉमिस है वो वॉइड है। अल्टरनेटिव प्रॉमिस में सिर्फ एक लाइन करेक्ट होगी। देन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इसको भी स्टार कर लेना, एग्जाम में आता है। एक ही आदमी से मल्टीपल डेट्स ड्यू हो सकते हैं, तो सेक्शन 59 से 61 तक हम बात करते हैं इनका अप्रोप्रिएशन कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने 10-12 कॉन्ट्रैक्ट कर रखे, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का। ओके, ये ए ने परचेस किया है बी से। अब ए ने एक पेमेंट कर दिया से फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख का या 2 लाख का। अब ये 2 लाख का पेमेंट मैं कहाँ एडजस्ट करूं? ये 1 लाख माइनस करूं, इसमें से 1 लाख माइनस करूं, या इस 3 लाख में से 2 लाख माइनस कर दूं, या ये वाला पूरा कॉन्ट्रैक्ट माइनस कर दूं, या 1 लाख इधर से माइनस करूं, 1 लाख इधर से माइनस करूं, 50,000 इधर, 50,000 इधर, 1 लाख इधर, मैं कुछ भी कर सकता हूं, राइट। तो ये क्या होगा ऐसे केस में? ये सेक्शन 59 to 61 बताता है। सेक्शन 59 बोलता है कि अगर आपको पेमेंट करते वक्त मिस्टर ए ने खुद बताया है कि भाई इसको सेकंड वाले बिल से सेटल कर दो, तो सेक्शन नंबर 59 कहता है कि आप इसको चुपचाप सेकंड वाले बिल से सेटल कर दो, क्योंकि वो आपको बोला गया है। तो इफ अप्रोप्रिएशन इज स्पेसिफाइड बाय द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, देन यू हैव टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। सर व्हाट इफ उसने नहीं बताया तो आप अपने मन से कर लो इन एनी लीगल वे। आप चाहे तो इसमें से कर लो, आप चाहे तो इसमें से, आपकी मर्जी। सेक्शन नंबर 60 बोलता है कि अगर आपको पेमेंट करते वक्त अप्रोप्रिएट कहां करना नहीं बताया है, आप अपने मर्जी से अप्रोप्रिएट कर लो इन ऑल द डेट ड्यू लीगली। और सेक्शन नंबर 61 बोलता है कि ना उसने बताया ना आपने अपने मन से किया, तो इन केस में ऑर्डर ऑफ टाइम में होगा। ऑर्डर ऑफ टाइम में होगा। ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब कैसा? जो पहले आया वो, तो ये 2 लाख के केस में 1 लाख इसमें से जाएंगे, 1 लाख इसमें से जाएंगे। अंडरस्टूड? ये 3 सेक्शंस है। ऑर्डर ऑफ टाइम में एक बार याद रखना, अगर एक ही डेट के 2 ट्रांजैक्शन है तो प्रोपोर्शनेटली आपको उसमें पैसा डालना है। फॉर एग्जांपल एक डेट पे 1 लाख का ट्रांजैक्शन प्लस 50,000 का ट्रांजैक्शन है, अगले डेट पे 2 लाख का है, आपको 1 लाख रुपए मिले, तो 1 लाख रुपए जो है ये 1:0.5 में जाएंगे, या तो 2:1 के रेशो में जाएंगे। 2:1 के रेशो मतलब 66,666 इसमें से जाएंगे और 33,333 इसमें से जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये सेम डेट पे थे, ये सेम डेट पे ट्रांजैक्शन, दोनों ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए आया है, नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट, ऑर्डर ऑफ टाइम में आपको करना है। और अब ऑर्डर ऑफ टाइम में कैसे करिए? दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम टाइम पे हुए, तो भाई प्रोपोर्शनेट कर दो। 1 लाख और 50,000 यानी कि 2:1 है, तो 1 लाख को 2:1 में डिवाइड कर दो, 66,666 इसमें से माइनस कर दो, 33,333 इसमें से माइनस कर दो। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे 33,333 बचेगा, यहाँ पे कुछ कितना बचता है देख लेना बेटा, कैलकुलेट करें। 17 कुछ तो भी बचता है शायद, 16,666 बचता है शायद, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। ये मैंने आपको बता दिया, अगर इंडिकेटेड है तो जैसे बोला है वैसे अकॉर्डिंगली कर लो मैनेज। अगर इंडिकेटेड नहीं है, नॉट इंडिकेटेड, तो क्रेडिटर में अप्लाई एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन टू द डेट्स विच मे और मे नॉट बी टाइम बार्ड। फिर व्हाट इफ नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स? इन दैट केस ऑर्डर ऑफ टाइम में होगा। सर व्हाट इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग? अगर इक्वल स्टैंडिंग की डेट है तो उसको प्रोपोर्शनेटली आपको मैनेज करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो प्रिपेयर रहना। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स और सॉल्व करने, मेरे रेगुलर क्लास में मैंने बहुत सारे सॉल्व करवाए, आप उसको देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। अब 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बताऊंगा, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 6 सेक्शन है। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट पहले तो मैं आपको बताता हूँ सेक्शन नंबर 62 में। 62 में नोवेशन, रिसेशन और अल्टरेशन की बात की है। नोवेशन का मतलब होता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटा के पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट रख लेना। रिसेशन का मतलब होता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटा देना, और अल्टरेशन का मतलब होता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स में चेंजेस करना। ओके,
In all the cases, old contract will not be performed and new contract will be performed. So say for example A और B के बीच में ट्रांजैक्शन है, A owes B 1 लाख रुपीज, A, B और C ने एग्री किया दैट C will pay 1 lakh to A in lieu of C will pay 1 lakh to B in lieu of A and all of them agreed. इसको बोलते हैं नोवेशन. नया पार्टी आ गया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो गया. Now old contract need not be performed, new contract alone can be performed. What about rescission? सर रेसिशन में A और B दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था सेल और परचेज ऑफ गुड्स का, लेकिन कोविड आ गया. सेलर को भी लगता है कि उसने परफॉर्म नहीं करना चाहिए, बायर को भी लगता है उसने परफॉर्म नहीं करना चाहिए. इन दिस केस व्हाट विल हैपन, बोथ ऑफ देम विल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. बोलेंगे चलो कैंसिल कर देते, नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट. तो इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बोथ, मैं आपको बता दूं, रेसिशन में नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू द पिक्चर. एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज लॉस्ट, गॉन, नो नीड टू परफॉर्म. बोथ नोवेशन और अल्ट्रेशन में रेसिशन इज द फर्स्ट स्टेप. ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेसिशन होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट कहीं आता है, कहीं अल्ट्रेशन होता है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन? सर सेम, अल्ट्रेशन में भी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन. लेकिन अल्ट्रेशन में और नोवेशन में डिफरेंस कैसे समझे? देखो भाई, अल्ट्रेशन में कोई भी हालत में नया पार्टी नहीं आ सकता. नोवेशन में देयर मे बी अ चेंज इन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एज वेल. और नोवेशन में क्या है ना, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट नया आ जाता है. अल्ट्रेशन में हो सकता है कि सेम कॉन्ट्रैक्ट रहे, बस थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन आप चेंज कर रहे हो. सेक्शन 63 बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो. प्रॉमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. अगर आपको मैंने 1 लाख का लोन दिया है तो मेरे पास राइट है, मैं 1 लाख का 1 लाख आपसे माफ कर सकता हूं, मैं 50,000 माफ करता हूं, मैं 1 लाख के बदले आपका कार लेने के लिए बोल सकता हूं. मेरे पास, मतलब अगर आप एग्री कर रहे हो ऑफकोर्स, मेरे पास राइट है कि मैं आपको रिलैक्सेशन दे सकता हूं, बिकॉज आई एम द प्रॉमिसी. तो आई मे डिस्पेंस विथ, आई मे रेमिट, आई मे आइदर wholly in or in part. I may accept performance of something else as well. I may extend the time of repayment, or I can do whatever I want because I have a right to receive the provide whatever is the benefit out of the contract. तो मेरे पास जो मैं जो चाहूँ वो आपसे कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने 1 लाख का लोन दिया है, आपने कहा सर 1 लाख का लोन नहीं दे पाऊंगा, मेरा कार ले लो, उसका वैल्यू 80,000 है. मैंने कहा ठीक है यार, जान दे. या आपने कहा मेरा गोल्ड का चेन ले लो, उसका वैल्यू 1 लाख है या 80,000 है, 90,000. मैंने कहा ओके कोई बात नहीं. आपने कहा सर मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, 20,000 माफ कर दो. मैंने कहा ठीक है 20,000 कम देना. आपने कहा सर मैं 1 हफ्ते में नहीं दे पाऊंगा, मेरे को 10 दिन का और मौका दो. मैंने कहा और 10 दिन का मौका ले ले. आई कैन डू वॉट एवर, इट्स माई राइट बिकॉज आई एम अ प्रॉमिसी. देन रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपको कुछ भी रिसीव हुआ है तो आपको रिस्टोर बैक कर देना पड़ेगा बोथ द पार्टीज. और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आपको कुछ रिसीव हुआ है वो भी आपको रिस्टोर कर देना पड़ेगा. सेक्शन 65. तो 64 वॉइडेबल, 65 वाइड. ठीक है. फिर आता है, हाँ, जिस तरह से ऑफर का और कम्युनिकेशन होता है उसी तरह से आपको रेसिशन का भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है एक दूसरे से. इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिसी टू अफोर्ड प्रॉमिसर इज ओके. आपने अर्बन क्लैब से एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो आपके घर में आया, आपने उसको कहा कि इलेक्ट्रिक का फिटिंग ठीक कर दो. उसने पूछा कौन सा फिटिंग, आपने कहा वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद ढूंढो. यार ये क्या बात होती है, आप उसको बताओगे तो वो ठीक करेगा ना. उसका काम ये थोड़ी ना कि पूरे घर में जाके एक एक वायर चेक करे. करेक्ट. सो अगर आप उसको नहीं बता रहे हो तो फिर ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज इन मेनी वे. इट कैन बी डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस आप चाहे एक्चुअल करो या अटेम्प्टेड, कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज. फिर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसको कहा जाता है नोवेशन, रिसेशन और अल्ट्रेशन. Then contract can be discharged by impossibility of performance. It can be initial or it can be supervening. Both the cases the contract will be discharged. चाहे वो अनफोर्सिन चेंज ऑफ लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स हो, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो, कोई भी कारण हो, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज. फिर आता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. मैंने आपसे कहा था विल यू बाय माई मोबाइल फोन फॉर 1 लाख. आपने कहा मैं सोच के बताता हूँ. 10 साल बाद आपने बोला यस. दिस after 10 years I am not supposed to accept your acceptance. Why? Because of statute of limitation. यार कुछ तो लिमिटेशन रखो. लैप्स ऑफ टाइम से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. और कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो भी डिस्चार्ज व्हेन द लॉ सेज दैट इट शुड बी डिस्चार्ज. ठीक है. एंड इट कैन ऑल्सो बी डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच कैन बी एक्चुअल और एंटिसिपेटरी. बोथ द केसेस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज. ठीक है. प्रॉमिसी में इवन वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस. से फॉर एग्जांपल आपको मैंने 1 लाख का लोन दिया और मैंने खुद आपको बोल दिया जान दे कोई बात नहीं मत दे. यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. व्हाई? बिकॉज रेमिटेड बाय प्रॉमिसी.
प्रॉमिसरी ने रेमिट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। अगर आपने सफिशिएंट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी, सिर्फ एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और आपने उसको बताया नहीं क्या ठीक करना है, द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज। सिर्फ एग्जाम्पल आपके पास आपने एक फ्लैट रेंट पे लिया, उस पर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बाद में आपने वो फ्लैट परचेस कर लिया, तो मर्जर ऑफ राइट्स होगा, आपके इंफीरियर राइट्स आपके सुपीरियर राइट्स में मर्ज हो जाएंगे और इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आप खुद को तो रेंट नहीं दोगे ना, अब आप परचेस कर चुके हो प्रॉपर्टी, तो अब आपको रेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की जरूरत नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज यू आर द ओनर। नाउ inferior rights will merge into superior rights. Okay, thank you very much for joining this revision. प्लीज अगर आपने प्लस नहीं लिया तो प्लीज प्लस ले लीजिए। लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे मिलेगा। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस और स्टडी मटेरियल के लिए आइकॉनिक भी आप ले सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंस्टॉल इट, फ्री ऐप है, इसके अंदर आप प्लस जाइए, 3, 6, 12, 24 मंथ ऑप्शन है, सी आदर्श यूज करिए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। 6, 12, 24 ऑप्शन यूज करिए, आदर्श यूज करिए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। कॉम्बो भी आप चेकआउट कर सकते हैं और कॉम्बैट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 12+2, 24+3 के ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसको भी चेकआउट कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी ऐसी वीडियोज आपके लिए आने वाली है। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, थैंक यू, बाय बाय।